आपको एक एग्जिस्टिंग ओवरहेड गिवन हुआ करेगा, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट या इंफॉर्मेशन, और आपसे ये गिवन होगा। अब हमें पता है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का जो फार्मूला होता है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। अब हमने न्यू रेट फाइंड करना होता है, वो कैसे फाइंड करेंगे? आपने ये देखना है कि बजटेड ओवरहेड में क्या चेंजेस आएंगी, आप इसको रिवाइज कर दोगे। अपने बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड को रिवाइज कर दोगे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी लेवल को भी रिवाइज कर दो। हाँ, रिवाइज कैसे करेंगे ये क्वेश्चन के अंदर खुद बताया कि कितने ओवरहेड प्लस करने हैं, कितने ओवरहेड माइनस करने हैं, कितने एक्टिविटी प्लस करनी है और कितनी एक्टिविटी माइनस करनी है। तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल भी रिवाइज कर देंगे तो हमारे पास रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। इसका तरीका आप अपनी मर्जी करनी है, जो मैं पढ़ाऊं नहीं पसंद आता ना करें, जो बुक में है नहीं पसंद आया ना करें, बट अपने तरीके से, क्योंकि प्लस माइनस करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपने एक दफा इसकी रीडिंग की, अगर किसी ने नहीं की तो फिर जब क्वेश्चन ये करेगा दोबारा फिर रीडिंग कर लेगा। सवाल देखें, कंप्यूट रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि अगले साल हमने कोई चेंजेस ला रहे हैं। आपको पता है बजटेड तो अगले साल का भी हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है जी। अगले साल हमको चेंजेस ला रहे हैं, इसलिए हमारा ओवरहेड रिवाइज हो जाएगा, वो आप हमें फाइंड करके दें। गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन on how an over absorption rate base should be selected along with the example of the basis for absorption। कहता है पहले बताओ absorption rate फाइंड करने के लिए क्या क्या बेसिस हो सकती हैं। क्या ये आपको पता है? लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स, मशीन कॉस्ट, मशीन आवर, प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूनिट, मतलब कुछ भी हो सकती है, वो सारी लिख दे। फिर उसने कहा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हाउ, कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, कैसे, ये एक लाइन लिख देंगे कि हम मशीन आवर्स क्यों लेते हैं, हम लेबर आवर्स क्यों लेते हैं, हम देखते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ द बिजनेस को देखकर बेस सिलेक्ट किया जाता है। वो कंपनी टू कंपनी डिफर हो सकता है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर हो सकता है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर हो सकता है। हमने अभी अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करते थे, किसी डिपार्टमेंट का हम मशीन आवर्स ले लेते थे, किसी का हम लेबर आवर्स ले लेते थे। जब वो बेस बना देता था तो ये जो बेस लेते हैं वो किस बेस पे लेते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस या नेचर ऑफ द। जब कभी ये सवाल आए बेस कौन कौन सी हो सकती है सारी लिख देना। कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस एंड प्रोडक्ट। ठीक होगी बात। और ये भी लिख सकते हैं ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर सकती है, कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट सेंटर वेरी कर सकती है। तो ये इस तरह का सवाल पेपर में 2 या 3 नंबर का आता होता है सप्लीमेंट के तौर पे। ठीक है, अगर इसका पहले जवाब हम देखते हैं फिर सवाल की तरफ आते हैं। यहां पर देखें, a brief explanation on how an overhead should be selected along with some example। ये बी पार्ट के जवाब है, ये एग्जांपल है, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, आउटपुट मतलब यूनिट्स, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। द बेसिस सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है।
इट मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट सेंटर। ये हमारा 2 या 3 नंबर का पेपर में सवाल होता है, और ये नंबर ऐसे हैं कि फ्री के होते हैं। जिसने ध्यान से बात सुनी हो ना, अपने अल्फाज में लिख देनी है बात। अब हम अपने रिवाइज ओवरहेड पे आते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है। सवाल देखिएगा, जो मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजी पढ़ते वक्त कॉन्शियस होना जरूरी होता है बस। VL is a manufacturer of consumer goods. Below are the detail related to overheads of its production department for the year. Below the detail related to overheads of its department for the year. और हमने किसका फाइंड करना है, इस साल का या अगले साल का? मतलब ये इस साल का डाटा है। टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल 2500 घंटे पर मशीन, 7500। इसका मतलब है 3 मशीनें काम कर रही हैं। मशीन मेंटेनेंस आवर्स 150 आवर्स पर मशीन, टोटल कितने हो गए? 450। इसका मतलब है 150 घंटा हर मशीन के ऊपर मेंटेनेंस काम होता है साल के अंदर। यानी वो खराब होती है, उसकी सफाई सुथराई रिपेयर जो भी है, 150 घंटा प्रोडक्शन नहीं होती, उसकी मेंटेनेंस हो रही होती है। टोटल आपके पास घंटे कितने अवेलेबल हैं? 7500। उनमें कितने घंटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है? आगे क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट पर प्रोडक्टिव मशीन आवर, पर प्रोडक्टिव मशीन आवर 850। तो आपके ख्याल में ये 850 जो आया होगा, फैक्ट्री ओवरहेड को 7500 पे डिवाइड करके आया होगा या 7500 माइनस 450 पे डिवाइड करके आया होगा? नहीं समझ लगी? क्या कहता है? आपके पास टोटल आवर्स हैं, मशीनों को छोड़े 3 मशीनें हैं, उसके टोटल आवर्स हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है, वर्किंग यस समझो 7500। कहता है इसमें 450 घंटे प्रोडक्शन हुई नहीं, इसमें हम माइनस कर देते हैं मेंटेनेंस 450। इसे कह सकते हैं प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? 7050। उसने किसके ऊपर बेस बताई है? प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर। आप इतने डाटा से ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बताया हुआ है 850, इतने से डाटा से आप बजटेड ओवरहेड बता सकते हो। बजटेड ओवरहेड कि इस साल के बजटेड ओवर, क्योंकि रेट भी आपके पास है, आपके पास नॉर्मल एक्टिविटी लेवल भी है। फार्मूले में 3 ही तो चीजें इस्तेमाल होती हैं। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला क्या होता है? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। बजटेड ओवरहेड कितने? 850। और बजटेड ओवरहेड फाइंड करने हैं जी, डिवाइडेड बाय 70। आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 7050 नॉर्मल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय कितना? 59925। ये हमारे नए ओवरहेड है या एग्जिस्टिंग ओवरहेड है? अगर अब ओवरहेड आपके चेंज हो रहे हैं, इसमें से कम हो रहे हैं माइनस कर देंगे, ज्यादा हो रहे हैं प्लस कर देंगे, तो वो ओवरहेड कौन से आ जाएंगे? रिवाइज्ड ओवरहेड। अगर कोई एक्टिविटी लेवल चेंज किया है, बढ़ेगी एक्टिविटी लेवल तो प्लस कर देना, कम होगी तो माइनस कर देना, रिवाइज एक्टिविटी लेवल आ जाए। और ये खुद बताया होगा क्वेश्चन के अंदर, आप देखते हैं चल के। द मैनेजमेंट ऑफ VL हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन हैविंग 0 बुक वैल्यू। कहता है एक मशीन जो फुली डेप्रिशिएट हो गई है उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद द न्यू मशीन विद विल कॉस्ट 12 लाख, यूजफुल लाइफ 10 साल। 12 लाख की मशीन नहीं ला रहे हैं, पुरानी मशीन निकाल रहे हैं। बताओ इस मशीन के आने से आपके ओवरहेड में कोई फर्क पड़ेगा? मशीन की डेप्रिसिएशन ओवरहेड में नहीं आती। तो मशीन की
अच्छा, पुरानी मशीन की तो बुक वैल्यू 0 थी, इसका मतलब है उसकी तो डेप्रिसिएशन सेव होनी ही नहीं थी, वो तो आनी ही नहीं थी। अगर जो पुरानी मशीन निकाल रहे हैं, अगर उसकी कोई वैल्यू पड़ी होती तो टोटल ओवरहेड में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, इसकी डेप्रिसिएशन ऐड कर देते। उसकी तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, ओल्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, या मैं क्वेश्चन शुरू करने लगा हूं, यहां पर लिख दूंगा VL रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, यहां पर लिख देता हूं रुपीस, यहां पर लिख देता हूं एग्जिस्टिंग बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। आपने वर्किंग नंबर ऊपर से वर्किंग का रेफरेंस दे देना है, और यहां पर लिख देना है कितना 5992500। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ऐड क्या किया, न्यू प्लांट या मशीन की डेप्रिसिएशन। अब वो देखते हैं कितनी आएगी, टाइम को भी कंसीडर करना है, रेजिडुअल वैल्यू को भी कंसीडर करना है, जो कुछ है वो सब कंसीडर करते हैं। 10 साल लाइफ है। द मशीन विल बी अवेलेबल फॉर यूज फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब है पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। और एक्सपेक्टेड टू रन 2500 आवर्स ड्यूरिंग द, इसका मतलब है आपकी एक्टिविटी लेवल के अंदर 2500 घंटे आ रहे हैं। एक नई मशीन आ रही है, वो मशीन 2500 घंटे उसकी लाइफ है, इसका मतलब है 2500 घंटे आपकी नए एक्टिविटी में ऐड हो रहे हैं। पुरानी मशीन के घंटे निकाल देंगे, नई मशीन के घंटे ऐड कर देंगे। क्या हुआ, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग 80 आवर्स सेटिंग अप और 110 आवर्स मेंटेनेंस। क्या 2500 में से 80 घंटे सेटअप पे लग गए, 110 घंटे मेंटेनेंस पे लग गए। हमारी बेस टोटल आवर्स है या प्रोडक्टिव आवर्स है? तो क्या 190 घंटे में प्रोडक्शन हुई? तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने बचेंगे, 2500 माइनस 80 माइनस 2300। ओके की बात, आगे चलते हैं। एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर द ईयर रिलेटेड टू न्यू मशीन। एस्टिमेटेड या बजटेड ओवरहेड रिलेटेड टू, कहता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी ना 180 रुपया पर आवर के हिसाब से कंज्यूम, ये भी ऐड हो जाएगी। बिजली का बिल आपको आ रहा है नई मशीन का 1 घंटे का 180, 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2310 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2310 से मल्टीप्लाई करेंगे। एनुअल मेंटेनेंस 2 लाख, जो नई मशीन है उसकी सालाना मेंटेनेंस कितनी होगी, 2 लाख। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50,000, इनडायरेक्ट लेबर भी हमारा ओवरहेड ही होता है, तो ये नई मशीन के ओवरहेड है, ऐड कर देते हैं ये भी। इलेक्ट्रिसिटी डेप्शन कितनी आई थी, 1,20,000। टोटल कितना 12 लाख है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12, 1,20,000 ऐड कर दिया, 10 पे डिवाइड कर, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर दी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे करेंगे जनाब, 180 मल्टीप्लाइड बाय 2310, 415 800, मेंटेनेंस 2 लाख, और इनडायरेक्ट लेबर 50,000। आगे बढ़ते हैं। It has also decided that from the beginning of the next year, one of the manager from another department will also move to production department for the monitor of line efficiency. The manager salary is 30,000 per month. एक सुपरवाइजर किसी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था, अगले साल के शुरू में वो इस डिपार्टमेंट में आ जाएगा, तो इसकी अब जो प्रोडक्ट, इसकी जो सैलरी है अब हमारे डिपार्टमेंट को चार्ज होगी या पिछले डिपार्टमेंट को चार्ज होगी, हमारे डिपार्टमेंट को चार्ज होगी। तो सुपरवाइजर की सैलरी
30,000 है एक महीने का, पूरे साल का कितना? 3,60,000। खत्म होगी बात। जो नई मशीन की वजह से, जो नई मशीन की वजह से हमारे ओवरहेड में चेंजेस आई, वो मैंने यहां पर लिखा। एक चीज रह गई है करने वाली ओवरहेड के अंदर। ये जो आपने ओवरहेड लिए हैं, ये 3 मशीनों के हैं या 2 मशीनों के हैं? लेकिन अब तो अगले साल इनमें से एक मशीन तो गई। ये जो ऊपर ओवरहेड आपने फाइंड किए हैं, ये 3 मशीनों के ओवरहेड है। नई मशीन के तो ओवरहेड हमने ये अलग से ऐड कर दिए। इसके अंदर जो मशीन जा रही है उसके ओवरहेड भी निकाल दें। अब या तो आप ऐसा करें, एक तरीका, ये आई कैप का तरीका नहीं है जो मैं बताने लगा, आप ऐसा करें, यहां से लिखें ही 2 मशीनों के ओवरहेड, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहां से शुरू ही 2 मशीनों से करें और ये मशीनें तीसरी मशीन के ओवरहेड ऐड कर दें। या जो आई कैप ने किया है उसने ऐसे टोटल ओवरहेड फाइंड कर लिए, एक मशीन के ओवरहेड माइनस कर दिए। आप ऐसा भी कर सकते हो। 2 तरीके हैं। पहले आप ओवरहेड ले लो टोटल, नई मशीन के भी ओवरहेड ऐड कर दो, फिर माइनस कर दो जो मशीन आउट हो गई है। क्या हुआ? अगर कुछ ना बताया तो फिर तो इक्वल ही है ना। और अगर आपने यहां पर 2 मशीनों के लेंगे स्टार्ट में ही, तो फिर आपको माइनस करने की बाद में जरूरत नहीं। तो अब हम कर देते हैं लेस ओल्ड मशीन ओवरहेड। तीनों मशीनों के ओवरहेड कितने हैं? 599 2500 डिवाइडेड बाय 3 कितना? 1,997,500। रिवाइज्ड फैक्ट्री ओवरहेड, रिवाइज्ड फैक्ट्री ओवरहेड जी, ये आपके रिवाइज फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 5,992,500 प्लस 1,20,000 प्लस 4,15,800 2,50,000 3,60,000 और माइनस 1,997,500। 514 या 534? 51408। अब रिवाइज्ड नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, आपने नॉर्मल एक्टिविटी लेवल के पूरा लिखना, स्पेलिंग NAL नहीं लिखना। रिवाइज नॉर्मल एक्टिविटी लेवल आपके पास पहले थे, कितने घंटे थे पहले वाले? 7,500 थे टोटल। ये थे टोटल आवर्स, ऐसे कर लेते हैं टोटल, जिसमें माइनस कितने कर दिए? ये थे नॉन प्रोडक्टिव। तो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी लेवल के अंदर कितने आवर्स से प्रोडक्टिव आवर्स जो टोटल थे? 70। अब इनमें से एक मशीन चली गई, बाकी हमारे पास उन 2 मशीनों के घंटे बचेंगे। रिमेनिंग ओल्ड आवर्स बता सकते हो? 7050 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 पे डिवाइड किया और 2 से 4700। ये पुराने हैं। न्यू मशीन कितने घंटे लेकर आई? 2500 या 2500 माइनस 80 और 110। ये अगर प्रोडक्टिव आवर्स हैं तो नए इसके अंदर जो ऐड होंगे वो भी प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए। तो क्या करेंगे? 2500 माइनस 80 माइनस 110 कितना? नहीं इसका कितना आ गया? 2 3 70। ये हमारे पास आ गए रिवाइज नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। पहले हमने ओवरहेड रिवाइज कर लिए, जरूरी नहीं कि बिल्कुल इसी मेथड पर, जैसे मर्जी कर ले, रिवाइज करनी है, पुराने वाले निकाल देने हैं,
नए वाले ऐड कर देने हैं, एक्टिविटी लेवल के भी ऐसा ही करना है, और हमारे पास आ जाएगा रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, और यहां पर लिख लेते हैं ए डिवाइडेड बाय 733, ये हमारा आंसर। ठीक हो गया। अब इसमें कोई सवाल अब आपने पूछना है तो पूछे। अब इस तरह से आपको सवाल दिया होगा, आपको कोई पिछला डाटा भी इंफॉर्मेशन दी होगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नई इंफॉर्मेशन भी दी होगी। पुराने में से अगर कोई ओल्ड एसेट निकाल रहे हैं तो माइनस कर दो। ऐसा भी हो सकता है वो कहता 3 मशीनें भी हैं, एक चौथी मशीन ऐड की है, आखिरी जो स्टेप है वो ना करते, जो माइनस किया है ना वो ना करते। ठीक होगी। अगर ये बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 पे जाने लगा। नेक्स्ट ईयर का फाइंड किया हुआ था, कहां पे फाइंड किया हुआ था? आपने बताया ही नहीं। कहां पे? आपने मशीन में फिर वाले एक और मशीन हमने ऐड, वो अगले साल करते अगले साल प्लान किया। प्लान किया हम ऐड करेंगे। हाँ, तो अगर पुरानी मशीन की कोई वैल्यू होती तो आपने कहा था तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर, अगर पुरानी मशीन जो हम निकाल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू, अगर उसकी कोई वैल्यू वगैरह होती या डेप्रिसिएशन बताई होती तो जो ऊपर वाले ओवरहेड से उसमें से निकाल देते, अगर अलग अलग करते तो नहीं। अगर हम इन टोटल में निकाल देते, जो ऊपर वाले ओवरहेड पड़े हैं उसके अंदर सब कुछ होता है ना, तो उसमें से एक मशीनरी का सारा कुछ ही निकाल देते हैं। उसके अंदर उसका हीट एंड लाइट भी है, उसके अंदर उसका रेंट भी है, उसके अंदर सब कुछ है। तो जो हमने एंड पे ये माइनस किया है, इसके अंदर ये ओल्ड मशीन का सब कुछ था। ठीक है, ओल्ड मशीन का सिस्टम सारा खत्म। अब पीछे जो बच गए हैं वो किसके पड़े हुए हैं? 2 मशीनों के, और नई मशीन के भी ऐड हो गए, खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे है। जो आप कहते हो समझ नहीं लगी, मसला क्वेश्चन का नहीं होता, समझने या ना समझने का। आई कैप अगर क्वेश्चन थोड़ा सा तितर बितर करके दे दे तो आप दिमागी तौर पर तितर बितर हो जाते हो। तो गुस्सा इस बात का आता है कि बड़े आसान सवाल होते हैं और स्टूडेंट अब जब आकर बताते हैं कि इसमें बात नहीं समझ लगी तो गुस्सा आ रहा होता है कि इतने आसान सवाल सिर्फ लापरवाही की वजह से खराब हो। डेटा जो मर्जी है, सवाल को तो देखना ही नहीं होता, रिक्वायरमेंट को देखें, जो कुछ उस सवाल से निकाल सकते हो निकाल। अच्छा आप खुद बताएं, आपको कोई चीज चाहिए, आपके पास ज्यादा ऑप्शन होंगी, उसमें से आपको डाटा मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, जल्दी मिलने के। कम इंफॉर्मेशन होगी तो थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है। हम छोटा सवाल है ना, हमारे पावर में आ जाते हैं कि ये आप छोटा सवाल है कर लेंगे, मोटिवेशन मिलती है। वो मुश्किल सवाल होता है तो भी हो जाता है। एक बड़ा सवाल उसको बिखेर के दे देता है, वो आसान सवाल होता है, हम कहते पता नहीं क्या है। अब इस सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट में मैं जाऊंगा। पहले सबसे पहले क्या कह रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट अल्फा बीटा गैमा बाय यूजिंग सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट। अब सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड कैसे है? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। सारे फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर लो, अपोर्शन करने की भी जरूरत नहीं है, सारे ओवरहेड प्लस कर लो, सारे लेबर आवर्स प्लस कर लो, आपस में डिवाइड कर लो। उसके बाद कहता है अपोर्शन प्रोडक्शन ओवरहेड अमंग प्रोडक्ट अल्फा बीटा गैमा ऑन सम रीजनेबल बेसिस, ये हमने खुद सेलेक्ट करनी है। एंड कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। सारे ओवरहेड निकल आएंगे तो उसको किस पे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक होगी बात। अब आते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल है कि आपके पास वो गिवन एसन एंटरप्राइज प्रोड्यूस अल्फा बीटा, मैनेजमेंट हैज सम रिजर्वेशन ऑन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मैनेजमेंट को पता नहीं चल रहा कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग में क्या करना है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट हैज रिव्यूड द रिकॉर्ड्स एंड गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक कॉस्ट अकाउंटेंट गया, उसने ये इंफॉर्मेशन देखी कि डायरेक्ट मटेरियल लगता है 2,40,000, मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि मैंने तो ओवरहेड फाइंड करने।
अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करता तो ये चीज जरूरत पड़नी थी। ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है 13 है उसमें ये है कॉन्सेप्ट, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी। जिसने नहीं किया ना वो सवाल लाजमी करेगा, वो अच्छा सवाल है, इससे ज्यादा अच्छा वो सवाल है। ये तो सिर्फ सवाल बिखरा हुआ है बस, अच्छा वो सवाल था। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेस, मशीन की 6 लाख, स्टोर की 3,60,000, क्वालिटी कंट्रोल की। अब इन सब का बेस अलग अलग ले लेंगे। मशीन मेंटेनेंस का क्या लेंगे, मशीन आवर्स। स्टोर की क्या लेंगे, नीचे गिवन है स्टोर कंजम्पशन, जो रेलिवेंट बेस गिवन होगा फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शंस आर, जाहिर सी बात है क्वालिटी कंट्रोल जो इंस्पेक्ट करने आते हैं वही नंबर ऑफ आवर्स लेंगे, ये गिवन है नीचे। क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विस, क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। अच्छा उसने ऊपर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट वेजेस, अगर इस क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज के बारे में ये वो बताया हो कि है किसकी, अगर तो है बिल्डिंग की फिर तो एरिया बेस के ऊपर कर देंगे, अगर है मशीनों की तो मशीन आवर्स के ऊपर कर देंगे या लेबर आवर्स के ऊपर कर देंगे। मतलब कि अगर हम अपने यहां पर बेसिस देखते हैं, एक हमें जो गिवन है यूनिट्स गिवन है, एक हमें गिवन है लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, इंस्पेक्शंस आर, और इंफॉर्मेशन और भी है एरिया, फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन एरिया ही होता है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, स्टोर कंजम्पशन, नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्टेड। ये हमें चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है, हम देखेंगे कौन सी बेस्ट बेस है। ऐसा हो सकता है कि एक आधी बेस हमसे गलत हो जाए, गलत नहीं हमने कोई और सोची हो, आए क्या कोई और लिख, ऐसा पॉसिबल है और ये गलत नहीं होता। ठीक है, जब उसने कहा ना रीजनेबल बेस लिखे तो हो सकता है आपने किसी जगह लेबर आर लिखना था तो मशीन आर लिख दिया, पॉसिबल है। अब यहां पर देखें तो सही, ये क्या लिखा हुआ है पर यूनिट। 12,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे, तो कितने आएंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20 240,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4, इन सब को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, ये हमारे पास टोटल आ गया है। अब यहां पर वापस जाएं, कुछ करने से पहले यहां से सिलेक्ट करें और ये सारा ही हमारे फैक्ट्री ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड प्लस टोटल आवर्स, ये पहले पार्ट का जवाब होगा। पहला सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट फाइंड करना है ना, तो सिंगल से क्या मुराद होता है, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बेस। तो इसका टोटल कर लेंगे, किसने किया तो बता दे, 9488। तो सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड बराबर आ जाएगा 948800 डिवाइडेड बाय 520,000, 18.24। अच्छा उसके बाद जरा ध्यान से सवाल सुनिएगा, अगर आपने इतना जवाब लिख दिया ना तो हो सकता है आपका सवाल का जो नंबर पूरे ना मिले। उसने जो पूछा है वो तो अभी भी आपने नहीं बताया, सवाल दोबारा पढ़ते। डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट अल्फा बीटा गैमा। उसने तो अल्फा का रेट पूछा है, बीटा का, गैमा का, बाय यूजिंग सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट, बाय यूजिंग सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट। हमने अल्फा बीटा गैमा का अब फाइंड करना है। आपके पास अल्फा बीटा और गैमा, 1 घंटे का रेट कितना आपने फाइंड किया अभी अभी, 1 घंटे का रेट 18.24, 1 घंटे का रेट है 18 अब जरा जाग जाओ सिर्फ 1 मिनट के लिए बस, पूरी तरह दिमागी तौर पर, सवाल का कभी गलत नहीं होते। फिर उसने पूछा पर यूनिट, ये गिवन है पर आवर्स, उसने पूछा पर यूनिट, रेट कितना गिवन है पर आवर। और यहां पर देखें
एक यूनिट 20 घंटे के बराबर है। एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं? एक यूनिट की कॉस्ट 20 घंटों के बराबर है। एक यूनिट 20 घंटे, यही लिखा हुआ है। तो 20 घंटों की कॉस्ट बता दो या एक यूनिट की कॉस्ट बता दो, एक ही बात है। तो 18.24 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्योंकि सर आप 12,000 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दे? क्या ये 18.24 पर यूनिट की कॉस्ट है? ये तो पर आवर की कॉस्ट है। तो क्या ये यूनिट से मल्टीप्लाई करके कोई जवाब दे सकती है? तो आप लोग इस तरह करोगे, 18.24 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अगर पर आवर चाहिए होती तो वो तो गिवन है, हमें क्या चाहिए? पर यूनिट। अब बीटा का कैसे करेंगे? 18.24 एक घंटे की कॉस्ट है और उस पर कितने घंटे लग रहे हैं? 5। 18.24 एक घंटे की कीमत है और कितने घंटे लग रहे हैं? 4। तो अब ये कॉस्ट पर आवर बनी, पर यूनिट बनी, और यही उसने सवाल में पूछा। सवाल की रिक्वायरमेंट मीट करना हमारा टारगेट होता है। पहले पर आवर फाइंड कर लिया। अच्छा, एक इसका और तरीका था 2 नंबर। वो 2 नंबर तरीका चल तो जाएगा, लेकिन उस 2 नंबरी के अंदर ना ये वाली रिक्वायरमेंट मिस हो जाएगी। ये वाली रिक्वायरमेंट बेस वाली, अगर आप आंसर डायरेक्ट निकालना चाहते हो ना, तो सिंपल आप टोटल यूनिट्स ले लेते, तो डायरेक्ट कॉस्ट आती पर यूनिट। लेकिन इस तरह से अगर हम करेंगे तो फिर हमें ना एक रेशो बनानी पड़ती है। वो रेशो बनानी पड़ती है क्योंकि उनका तो पर यूनिट बराबर आएगा, लेकिन इनके यूनिट डिफरेंट है। तो एक प्रोडक्ट हो तो ऐसा होता है, तो रेशो बनानी पड़ती है, फिर जवाब आ जाता है। लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है। सिंपल क्या करना, पारा रेट फाइंड किया है, पर यूनिट के लिए एक यूनिट में कितने कितने घंटे लगते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक होगी बात? चले, ये पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 2, उसने कहा है कि जनाब इसको ना अपोर्शन करके दे। ये तो हम सारी जिंदगी यही करते आए हैं ओवरहेड के अंदर। पहले आपकी बेसिस ओके कर दें, ये बेसिस सही कर लें अपनी। ये मशीन आज टोटल है, पर यूनिट है, तो इसके भी टोटल निकालें। पर यूनिट डाटा कभी नहीं लेते होते बेस के अंदर, हमेशा टोटल लेते हैं। पर यूनिट डाटा कहीं भी बेस पे नहीं लेते होते। पर यूनिट डाटा से इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके टोटल फाइंड करने के लिए, बस। पर यूनिट हमेशा फाइंड होता है, बस। इस्तेमाल कब होगा? जब टोटल चाहिए, वरना बेस के अंदर कभी भी जिंदगी में पर यूनिट डाटा कभी नहीं इस्तेमाल करते। हाँ जी, 12,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 1,60,000, 45,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया। ये आ गया टोटल मशीन आवर्स, टोटल लेबर आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स पे आ जाए। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 60,000, और 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 1,80,000। बाकी बेसिस गिवन है, इनके टोटल निकाल लेंगे। ओके होगी? यहां पर उसने नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स बताए हुए हैं। अच्छा माजरत, ये गलत है, यहां नीचे नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो लिखा हुआ है इंस्पेक्शन आर पर यूनिट। तो आपने तो 600 यूनिट इंस्पेक्ट किए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आएंगे। आपने 400 यूनिट इंस्पेक्ट किए, 1200। आपने 1350 यूनिट इंस्पेक्ट किए, तो कितना आ जाएगा? 5400। ये समय लगी बेस की, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस की है ना। अब जितने मर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर उसने कहा है इंस्पेक्शन आर पर यूनिट, तो जितने यूनिट इंस्पेक्ट किए हैं वही बेस लेंगे। अब आगे वही सवाल है सारा। मेंटेनेंस आवर्स को मशीन आवर्स पे कर देते हैं जी। स्टोर को किस पे करेंगे? स्टोर को, स्टोर कंजम्पशन बताई हुई है। क्वालिटी कंट्रोल को किस पे करना चाहिए? इंस्पेक्शन आवर के ऊपर। क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज, अगर मशीन की है तो मशीन आवर्स पे करेंगे, और अगर बिल्डिंग की है तो एरिया पे करेंगे। अब ये उसने जो अजम्पशन लेनी है उसके हिसाब से कर देंगे। इसको फिलहाल क्वेश्चन मार्क लिखें। फ्यूल एंड पावर, मशीन आवर्स। हीट एंड लाइट एरिया, हीट एंड लाइट एरिया। जब भी कहीं पावर का जिक्र आ जाए
फ्यूल का जिक्र आ जाए, अब बिल्डिंग में फ्यूल तो नहीं इस्तेमाल होता ना, जी तो मशीन आज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग भी साथ लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी भी साथ लिख दिया, उसने अलग अलग नहीं किया, बाद में भी अच्छा सेपरेट कर दी। नीचे इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मशीन की कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एरिया पे, स्टोर स्पेयर एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड, स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाई कंज्यूम किस पे, स्टोर कंजम्पशन पे, रेंट रेट्स एंड ये किस पे चला जाएगा, एरिया। बाकी तो सिंपल एलोकेशन हो जाएगी, एलोकेशन के बाद उसने जो कहा है वैसे ही कर दें। एक दफा इसकी बेसिस आई कैप की भी वेरीफाई कर दे, ताकि यहां पर है ये तो मशीन आर्स फाइंड किए हुए हैं, टोटल इंस्पेक्टर यूनिट्स फाइंड किए हुए हैं, ये बेस फाइंड की हुई है, यहां पर है मेंटेनेंस को मशीन आर्स पे, स्टोर को स्टोर कंजम्पशन पे, क्वालिटी को इंस्पेक्शन आर्स पे, क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विस ये बिल्डिंग की ही है, किस पे किया हुआ है, एरिया पे, फ्यूल एंड पावर मशीन आर्स पे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा यहां से आए वापस, आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने जवाब देख लिया होगा, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी है और मशीन की कितनी है। नीचे उसने बताया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का रेट 10% है, तो मशीनों की टोटल कॉस्ट कर लो, उसका 10% ले लेंगे, तो वो जो डेप्रिसिएशन आएगी वो मशीनों की होगी, माइनस कर देंगे तो बाकी बिल्डिंग की बच जाएगी। अब ये देख ले, पूरा क्वेश्चन आसान देकर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन परेशान करने वाली होगी, जो एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला होगा वो सारा सवाल नहीं चेक कर रहा होगा, वो सिर्फ दो चीजें चेक कर रहा होगा। ये एग्जामिनर का माइंडसेट है। अगर वो दो चीजें जिसकी ठीक है, समझो वो इसको पासिंग मार्क्स से ज्यादा यानी उससे ज्यादा देता जाएगा, जिसकी वो दो चीजें गलत हैं उसको वो एक स्पेसिफिक नंबर उसके दिमाग में होंगे वही देगा। वो दो चीजें कौन सी हैं भला, एक इंस्पेक्शन आज का टोटल, वो ये लाजमी चेक करेगा कि स्टूडेंट ने नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिखा है या टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिखा है। और दूसरा ये डेप्रिसिएशन वाला, जिस बंदे के ये दो स्टेप ठीक होंगे वो पूरा क्वेश्चन ठीक करेगा और उसका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ ये इस बंदे ने गलती यहाँ हो सकती है और तो कोई गलती है ही नहीं, और बाकी गलती अगर होगी भी सही तो किस वजह से होगी, जल्दी जल्दी करने की वजह से। ठीक है जनाब, एक तो आपने ये काम कंप्लीट करना है और अपना होमवर्क भी सुन लें। अब ये ना समझें कि अच्छे सवाल खत्म हो गए, कॉस्ट अकाउंटिंग का हर सवाल ही अच्छा होता है। एक क्वेश्चन आपने करना है जी 13, ये बेसिक एग्जांपल पे आ जाए, बेसिक एग्जांपल पे, बेसिक एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 13, ये बेसिक नहीं, ये भी पास पेपर में सवाल आया हुआ है। अंग्रेजी आपका दिल करे पढ़ लेना, नहीं दिल करते तो ना पढ़ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एग्जांपल नंबर 12, और ये ना दिल करे तो कर लेना, कर लेना, दिल को समझाया करो। नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो खत्म करने लगे ना आज, 10वां 10 12 13, ये तो आपका मैंने होमवर्क चेक करना है और बाकी अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो भी सवाल होंगे टेस्ट में आपके आएंगे वो ही डिस्कस होंगे। इस बुक से कुछ पूछना हो तो आप कल के टाइम तक पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, और टेस्ट आज ही देना है ताकि कल डिस्कस हो जाए हमारा।